हेलो दोस्तों, मैं विजय एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हिस्ट्री विद युवा में। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम पूरे मौर्य साम्राज्य को एक अच्छी खासी कहानी की तरह समझ चुके हैं। आज की क्लास में हम बहुत डिटेल में चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी को समझेंगे। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास का सबसे महान शासक हम कह सकते हैं, क्योंकि पहली बार भारतीय संस्कृति को यानी कि उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय संस्कृति को एक करने का प्रयास करने वाला शासक हमारा चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने पूरे भारत को जीत लिया था। तो दोस्तों, बहुत डिटेल से कहानी की तरह समझते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास को। तो दोस्तों, ये हमारा प्यारा सा देश है। ये हमारा देश। अब दोस्तों, ये मैप मैंने ऐसा क्यों बनाया है, थोड़ा आड़ा टेढ़ा दिख रहा है। सिकंदर का आक्रमण हुआ था ना दोस्तों, पूरा देश उसने तहस नहस कर कर चला गया। लेकिन अब हालात कुछ बदले हैं। हमने पढ़ा था दोस्तों कि मगध शासक घनानंद, इधर पोरस है, तक्षशिला में दोस्तों आम्बी है, और मगध में यानी कि भारत में बहुत खतरनाक आक्रमण हुआ था सिकंदर का। तो दोस्तों, याद करो कि तक्षशिला में जब सिकंदर पहुंचा था तो आम्बी ने अधीनता स्वीकार की थी, और यहाँ से एक ब्राह्मण बहुत स्पीड में आया था, नदियों के किनारे चलते हुए पगडंडीच पगडंडीच। तो दोस्तों, ये घनानंद के दरबार में चाणक्य नाम का एक ब्राह्मण आया है, जिसने कहा कि महाराज, यूनानी शासक सिकंदर का बहुत खतरनाक आक्रमण हुआ है। आम्बी ने, पोरस ने और कई सारे शासकों ने हार के बाद अधीनता स्वीकार की है। फिर पोरस ने तो बहुत खतरनाक युद्ध लड़ा था, लेकिन हार गया था, तो खुश होकर साम्राज्य पोरस को वापस सिकंदर ने लौटाया। लेकिन घनानंद से चाणक्य ने ये कहा, तो घनानंद ने कहा, कहते आने तो देख लेंगे। कहता, टेंशन क्यों लेते हो, हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास बहुत पैसा है। कि सिकंदर को पैसे दे के वापस भेज देंगे। तो चाणक्य ने कहा कि बहुत मारता है, बहुत खतरनाक शासक है। और घनानंद पूरे टाइम, दोस्तों हमने पढ़ा है कि नशे वाला शासक था, पूरे टाइम ये नशे में धुत रहता था, पूरे टाइम भोग विलासिता में घनानंद डूबा रहता था, क्योंकि बाप दादाओं ने पूरा जीत कर गए हैं, तो लड़के के पास एक ही काम है, नशा। तो एक पेग बना दिया था चाणक्य के लिए। चाणक्य का यहाँ पर अपमान किया घनानंद ने। तब चाणक्य ने यहाँ से कहा था कि घनानंद, मैं एक दिन तुझे बर्बाद कर दूंगा और तेरी सत्ता को मगध से उखाड़ फेंकूंगा। दोस्तों, ये हमारे साथ भी होता है ना, कहीं कहीं लड़ाई हो जाती है, तो मिलना एक दिन बाहर, वहाँ बताऊंगा मैं तुझे। तो ऐसे ही बोल के चाणक्य निकले हैं और यहाँ पहुँचे हैं एक जगह पर मगध के आसपास। तो यहाँ एक बच्चा मिला, ये बच्चा बैठा अंटी खेल रहा है। तो इस बच्चे से पूछा चाणक्य कि तलवारबाजी कर लेते हो। कहता, बहुत खतरनाक तलवारबाजी कर लेते हैं। कहते, घुड़सवारी करना आता है। कहता, आता है, वो भी कर लेते हैं। कहते, तुम्हारी माँ का नाम क्या है। तो कहते, माँ का नाम मूरा। पिता का नाम, कहते शुरू से नहीं पता। और अच्छा, माँ कहाँ है। तो कहा कि इनके इधर काम करती है नंदों के यहाँ। कहते कि राजा बनना चाहते हो। कहते शुरू से राजा जैसे ही दिखते हैं। कहते शकल देख लो हमारी। तो इस लड़के को दोस्तों चाणक्य ने शरण दी है, और यही लड़का पूरी ट्रेनिंग के बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य इसको बना दिया। इसकी ट्रेनिंग किसने की है, चाणक्य ने। ये चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो दोस्तों, खतरनाक शासक चंद्रगुप्त मौर्य है अब, और मगध में घनानंद है, और चाणक्य ने ट्रेनिंग दी है चंद्रगुप्त मौर्य को।
344 BC यहाँ से सीधा आक्रमण किया है। चाणक्य आगे आगे चल रहा है कि बदला लेना है। ये चंद्रगुप्त मौर्य है, ये इसकी सेना है। और इधर से घनानंद आ रहा है, हाथ में ऐसी बाटल लिए किंगफिशर की, और यहीं से दोस्तों सीधा चला आ रहा है। पूरे टाइम पेग है, हाथ में नशा है, और ये रथ पर बैठा है, ये घनानंद रथ पर बैठा है, और मस्त इसके सैनिक बना बना के पेग दे रहे हैं, और दोनों आमने सामने। दोनों के बीच दोस्तों घमासान युद्ध हुआ होगा। युद्ध का वर्णन मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन युद्ध हुआ होगा तो बड़ा घमासान युद्ध हुआ होगा, बड़ा रक्त रंजित, अति रक्त रंजित युद्ध हुआ होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों बाटल ही बाटल मारा होगा इसको, पूरे टाइम इसको एक ही काम था, नशे का। और यहाँ से घनानंद को अंतिम दिनों में परास्त किया है चंद्रगुप्त मौर्य ने। सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत की स्थिति का फायदा उठाकर, भारत की राजनीतिक स्थितियों का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को परास्त किया है। नंदों की सत्ता को मगध से उखाड़ फेंका है, और इसकी सहायता की है चाणक्य ने। तो दोस्तों 344 BC से 185 BC तक अब मगध में मौर्य साम्राज्य चलने वाला है। दोस्तों बहुत डिटेल में हम चंद्रगुप्त मौर्य को अब पढ़ना शुरू करते हैं। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 BC के आसपास हुआ होगा, डेट फिक्स नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 BC के आसपास हुआ होगा। इसकी माता का नाम मुरा है, जो नंदों के रनवास में रहने वाली एक महिला है। दोस्तों सारी चीज़ों को बोलना उचित नहीं होता, हर शब्द को बोलना गवारा नहीं होता। नंदों के रनवास में रहने वाली महिला है, जो शूद्र जाति की एक महिला है। इनसे उत्पन्न पुत्र है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके गुरु चाणक्य बने। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की जाति की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य की जाति विवादित है। हर शूद्र शासक की जाति आपको विवादित मिलेगी। क्यों? क्योंकि भारतीय इतिहासकार ये मानना ही नहीं चाहते ना कि कोई शूद्र शासक बनना चाहते। न महापद्मानंद शासक बना, कहते ब्राह्मण हो सकता है, क्षत्रिय हो सकता है। ऐसे यहाँ पर ये शासक बना है, तो यहाँ पर भी यही बात की जाती है कि ये शूद्र नहीं है, ये ब्राह्मण या क्षत्रिय हो सकता है। दोस्तों गोरखपुर के पिपली वन या पिपरावा के आसपास के क्षत्रिय परिवार का शासक यानी कि बच्चा चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र महिला मूरा से उत्पन्न पुत्र है। दोस्तों इसका सबूत है ना मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में दोस्तों लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य वृष कुल के थे या ब्रसल कुल, जिसका अर्थ होता है निम्न जाति का व्यक्ति। ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दोस्तों मुद्रा राक्षस में लिखा है। उसके बाद भी भारतीय इतिहासकार ये मानने को रेडी नहीं है ना कि एक शूद्र व्यक्ति खतरनाक शासक बन सकता है। बार बार ब्राइटनेस ऑन करनी पड़ती है। तो दोस्तों मुद्रा राक्षस में ये लिखा है। चाणक्य के अर्थशास्त्र की बात करें, जिसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस के साथ की जाती है। ये मैकियावेली का प्रिंस 1570 का एक राइटर है, जो राजनीतिक स्थितियों के बारे में लिखता है। उससे इसकी तुलना की गई है अर्थशास्त्र के। ये मैकियावेली का प्रिंस। इसमें भी दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का, शासन प्रशासन का वर्णन है। मुद्रा राक्षस में भी चंद्रगुप्त के विजय अभियानों और अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य ने जो कूटनीतियाँ बनाई थी, जो राजनीतिक स्थितियाँ पैदा करवाई थी, उसके बारे में भी मुद्रा राक्षस में लिखा है। अब दोस्तों मगध में घनानंद को हरा चुका है चंद्रगुप्त मौर्य, और यहाँ से अब सीधा बढ़ने वाला है। ये निकला है अब भैया उत्तर पश्चिम में, बहुत स्पीड में घोड़े पे सवार है, और आगे आगे चलता है चंद्रगुप्त मौर्य। पीछे चलने की आदत नहीं है, और बहुत खतरनाक तरीके से
सेल्यूकस से युद्ध होने वाला है। सेल्यूकस को सिकंदर ने उत्तर पश्चिम की सत्ता देकर गया था कि यहाँ पर अच्छे से शासन प्रशासन चलाना, तो ये लोगों को प्रताड़ित करता है। रात को कहता है कि 500 दो, 100 रुपये ये टैक्स के रूप में ले रहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य यहीं से निकला है, वो सेल्यूकस के साथ खतरनाक युद्ध हुआ है इस स्थान पर। दोनों की सेनाएं आमने सामने हैं, खतरनाक युद्ध हुआ है। सेल्यूकस देख के ही कह रहा है कि अपन तो 3 ओवर में ही ऑल आउट हो जाएंगे, उधर 6-7 लाख की जनता दिख रही है, पैदल चल के ही आ गए तो पूरी सेना मर जाएगी हमारी। तो सेल्यूकस ने घोड़ा पलटाया और यहाँ से सीधा पूछा है अपने सैनिकों से क्या किया जाए। सैनिकों ने कहा कि महाराज और भी इस रास्ते हैं जीवन साथी अपनाने के। कहते कि लड़की कहाँ है? ये लड़की हेलेना। हेलेना को दोस्तों सेल्यूकस ने आगे कर दिया और चंद्रगुप्त मौर्य हेलेना को देखते से ही पहली नज़रों वाला प्यार हो गया। उस हेलेना से कहता है कि विवाह करवा दो, युद्ध लड़ने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों दोनों के बीच में शांति वार्ता हुई और हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया गया। हेलेना या कार्लिना दोनों हम मिलते हैं इस लड़की के। इसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि ठीक है भाई, शादी तो हो गई, दहेज। तो दहेज के रूप में 4 गांव, हेरात आप लिखते जाना, हेरात, काबुल, कांधार, मकरान। मकरान में परी डाई, यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य को अच्छा खासा टैक्स मिलता था। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को भी हराया, ग्रीकों को हरा दिया। ग्रीकों से सेल्यूकस से चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिम को छूट दिलवाई है। मगध में सत्ता जमा चुका है। अब अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य ने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य महाराज, हमने मगध को जीत लिया है, हमने उत्तर पश्चिम को जीत लिया है, लेकिन हमें अगर संपूर्ण भारत को जीतना है तो हमें जीतना पड़ेगा गणतंत्रों को, जैसे वैशाली, कपिलवस्तु, इन गणतंत्रों को हमें जीतना पड़ेगा। ये हमारे साम्राज्य विस्तार में बड़ी बाधा बनेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा ठीक है ना, कहते बुलाओ जस्टिन को। तो जस्टिन बताता है कि 6 लाख की सेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को रोंद डाला, उत्तर से लेकर पश्चिम तक और यहाँ खुरासान से लेकर बंगाल तक, पूरे में चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना के साथ भारत को रोंद डाला। कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य सेंट्रोकोट्टस हैं, सेंट्रोकोट्टस, क्योंकि अब डरते हैं ना भाई, पैर पलटा के नहीं सो पा रहा है इधर साइड, इधर मुंह करके सो रहा है ग्रीक पूरे टाइम। एक विदेश आक्रमण नहीं हो पाया मौर्य के टाइम पर, तो सेंट्रोकोट्टस का। तो भारतीय इतिहासकारों की दिक्कत कि नहीं वो सेंट्रोकोट्टस और किसी को कहा होगा। तो विलियम जोन्स आया, विलियम जोन्स ने कहा कि ये चंद्रगुप्त मौर्य ही है। इस बात की पुष्टि विलियम जोन्स ने कर दी कि ये चंद्रगुप्त मौर्य ही है भैया, थोड़ी सी तो शर्म करो। ये बात विलियम जोन्स ने कही चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर। उधर से प्लूटार्क ने दोस्तों कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस को युद्ध के बदले दिए थे, हेलेना के, और 4 गांव जो लिए थे उसके बदले। ये प्लूटार्क की बात है, ये जस्टिन ने कहा है ये, और ये विलियम जोन्स ने कहा है। अब दोस्तों साम्राज्य विस्तार करना है तो प्लीनी ये भी कुछ कह रहे हैं, इनकी बातें भी सुन लेते हैं हम। प्लीनी ने बताया है कि 6 लाख की सेना प्लस 8,000 रथ प्लस 9,000 हाथी प्लस 30,000 घुड़सवार, ये सेना है भैया किसके पास? चंद्रगुप्त मौर्य के पास। जस्टिन ने ये कहा है कि 6 लाख की सेना लेके ऊपर से नीचे तक रोंद डाला, लेकिन प्लीनी ने कहा है कि 6 लाख की सेना, 8,000 रथ, 9,000 हाथी, 30,000 घुड़सवार चंद्रगुप्त मौर्य के पास थे। ये बात इसने कही, ये बात हमें ध्यान रखना, ये फैक्ट है। अब दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य 6 लाख की सेना, 8,000 रथ, इन सब के साथ निकला है
ये भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से को अगर कलिंग को छोड़ दिया तो पूरा जीत लिया। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक पूरा जीत लिया। यहाँ पर इस समय दोस्तों चेर, चोल और पांड्य, ये जो दक्षिण भारत में संगम युग था ना, ये इसी टाइम का है, ये यहाँ पर चल रहा है, इसको भी हरा दिया। उत्तर पश्चिम में सेल्यूकस को हरा दिया। पूरे भारत पर एक छत्र शासक है चंद्रगुप्त मौर्य। ये है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास। एनसीईआरटी में नहीं है, इसका इतिहास अच्छे अच्छे राइटर्स नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि ये जाति का शूद्र है। जातिवाद के चक्कर में चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास को दबाया गया, आज तक दबाया जा रहा है। एनसीईआरटी में क्लास 6 में तो नाम ही नहीं है चंद्रगुप्त मौर्य का। खैर अशोक का है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य पहला खतरनाक शासक है भाई, इसका नाम तो होना चाहिए था। इसके बाद दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य इन सबको जीतने के बाद एक अच्छा खासा काफिला निकालता है अपने मगध में, और यहीं पर उच्च आदर्श की स्थापना। चंद्रगुप्त मौर्य बोलते हैं कि जनता की खुशी में ही राजा की खुशी होनी चाहिए। जनता को कभी भी राजा से असंतुष्ट नहीं रहने देना चाहिए। जनता की परेशानियां राजा की परेशानियां होनी चाहिए। ये दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा है। इसके काफिले में दोस्तों मेगस्थनीज लिखते हैं, काफिले में मेगस्थनीज लिखते हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध के पश्चात नगर भ्रमण के लिए अपने काफिले को निकालते हैं तो वहाँ पर कई सारी लड़कियों से, कई सारी महिलाओं से जिनके हाथ में हथियार हुआ करते थे, उनके हथियारों से, लड़कियों से चंद्रगुप्त मौर्य घिरे होते थे। कई लोग पेड़ पौधे उनके पास लेकर चलते थे ताकि महाराज को किसी प्रकार से गर्मी न लगे, किसी भी प्रकार से उनको धूप न लगे। उन पर प्रशिक्षित तोते होते थे, जो तोते उनके चारों ओर चक्कर लगाते थे, और हजारों हाथी होते थे जो सोने से लदे हुए होते थे। और दोस्तों मेगस्थनीज ये भी लिखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य एक दिन, 2 दिन से ज़्यादा एक ही महल में नहीं रुकते थे। कुछ भी भोजन करने से पहले विशेष प्रकार के नौकर, विशेष प्रकार के सामंत उनके भोजन को चखते थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य की विशेषताएं हैं। खतरनाक शासक है भाई, साम्राज्य देखो उसका कितना बड़ा है। ये दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की हिस्ट्री है। सबसे खतरनाक शासक है ये, बहुत बड़ा शासक है। अब दोस्तों हुआ क्या कि मगध में 10 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा। इस दौरान भद्रबाहु, जगह नहीं बची, भद्रबाहु ने मगध के शासक चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में दीक्षित कर लिया। अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु के वचनों को सुनकर जैन धर्म को स्वीकार किया, और 10 वर्ष के अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आए हैं। और कर्नाटक में श्रावणबेलगोला, चंद्रगिरी पर्वत, इस स्थान पर काया कलेश एवं संलेखना पद्धति, काया कलेश एवं संलेखना पद्धति से दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 BC के पास उपवास के दौरान अपने प्राण त्याग दिए। संलेखना पद्धति, काया कलेश एवं संलेखना पद्धति, काया कलेश एवं संलेखना पद्धति से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे हैं। काया कलेश संलेखना पद्धति का अर्थ होता है दोस्तों, पहले खाना छोड़ो फिर पीना छोड़ो। पीना छोड़ो मतलब पानी पीना। और इस प्रकार से दोस्तों भारत के इस महान शासक की मृत्यु हुई। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का वर्णन, साम्राज्य के गठन का वर्णन, साम्राज्य में
राजनीति किस प्रकार से चलती थी, अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका, इन दोनों में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रशासन का दोस्तों वर्णन मिलता है। कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में दोस्तों अर्थशास्त्र में हमारे चाणक्य लिखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन एक अच्छे खासे मंत्री परिषद के द्वारा चलता था, जिसमें कई सारे मंत्री होते थे और दोस्तों एक बोर्ड, मंत्रियों का ये बोर्ड हुआ करता था, जिसमें मंत्री परिषद होती थी जो राजा को सलाह देती थी। फिर हम साम्राज्य के गठन और साम्राज्य के प्रशासन को पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार का शासन प्रशासन चलता था। और दोस्तों अर्थशास्त्र में एक खास बात यह है कि इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंसिस से की गई है। मेगास्थनीज और अर्थशास्त्र इन दोनों को एक दूसरे का पूरक बताया जाता है, दोनों में एक ही चीज़ है। इसमें भी शासन प्रशासन का वर्णन है, इसमें भी मौर्यों के शासन प्रशासन का वर्णन है। जस्टिन ने क्या कहा, विलियम जोन्स ने क्या कहा, इसके बाद हमारे प्लूटार्क ने क्या कहा, दोस्तों ये बात हमें ध्यान रखना है। फाइयान ने क्या कहा, यहाँ पर दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र में एक भव्य किला बनवाया था लकड़ी का, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। फाइयान जब हर्षवर्धन के युग में काल में आया था, तब उसने कहा इसे तो देवता ने बनवाया है। ये दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है, ये चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी है। अभी तो शासन प्रशासन नहीं पढ़ा है हमने उसका, शासन प्रशासन पढ़ेंगे दोस्तों मौर्यों का, तब हमें पता चलेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश का इतिहास कितना खतरनाक था। चंद्रगुप्त मौर्य यही है दोस्तों मौर्य वंश का संस्थापक, भारत का पहला सम्राट जिसने संपूर्ण भारत को विजित कर लिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। आने वाली क्लास में हम सीधा अशोक को पढ़ेंगे, बिंदुसार को छोड़ देंगे। बिंदुसार इतना इम्पोर्टेंट राजा, इतना इम्पोर्टेंट किंग नहीं है। तो दोस्तों डायरेक्ट अशोक को पढ़ेंगे, उसके बाद उसके अभिलेख, शासन प्रशासन, इन सारे फैक्ट्स को हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आने वाली क्लासेस में। तब तक ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें।